वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा हमारे साथ साथ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का बेस पे तरंग के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अप्रगामी तरंग का ग्राफीय निरूपण के बेस पे किस तरीके से होता है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अप्रगामी तरंग में ग्राफीय निरूपण किसके अकॉर्डिंग में होता है और ये किसके बेसिस पे होता है। हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहता है और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर, तो अप्रगामी तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं, इसका ग्राफीय निरूपण किसके बेस पे होता है और ये किसके अंतराल में भी होता है। क्लियर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब तरंगों के बेस पे हम लोग देखते हैं, कला के माध्यम से देखते हैं, आवृत्ति के माध्यम से देखते हैं, माडुलन के माध्यम से देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से देखते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से भी देखते हैं। तो अनुप्रस्थ के बेस पे अलग कंटेंट आता है, अनुदैर्ध्य के माध्यम से अलग कंटेंट आता है भाई। ठीक है, कि अनुप्रस्थ के बेस पे क्या होता है, अनुदैर्ध्य के बेसिस पे क्या होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अनुप्रस्थ के बेस पे क्या होता है, अनुदैर्ध्य के बेसिस पे क्या होता है। तो अनुप्रस्थ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अप्रगामी तरंग का ग्राफीय निरूपण किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। तो अप्रगामी तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अप्रगामी तरंगों के माध्यम से हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और ये कंटेंट किसके अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। तो अप्रगामी तरंग का ग्राफीय निरूपण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में भी आते हैं। क्लियर, अप्रगामी तरंग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अप्रगामी तरंग के बेस पे होता है और एक प्रगामी तरंग के बेसिस पे होता है। प्रगामी तरंग के बेस पे होता है, अप्रगामी तरंग और प्रगामी तरंग के माध्यम से होता है। तो दोनों के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास एक आवृत्ति के माध्यम से होता है, हमारे पास एक आवृत्ति के माध्यम से होता है, आवृत्ति, आवर्तकाल, आवृत्ति, आवर्तकाल और कला के बेस पे। और किसके बेस पे होता है, कला के बेस पे होता है। तो आवृत्ति के माध्यम से जान सकते हैं, आवर्तकाल के माध्यम से जान सकते हैं और कला के माध्यम से भी जान सकते हैं कि अप्रगामी तरंग और प्रगामी तरंग के ग्राफीय निरूपण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को और आयाम बंद आर्गन पाइप होता है एक, और खुली आर्गन पाइप, खुली आर्गन पाइप के बेसिस होता है। एक को हम लोग बंद आर्गन पाइप के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग खुली आर्गन पाइप के माध्यम से देखते हैं। तो एक आपका बंद आर्गन पाइप के माध्यम से आएगा, एक आप लोगों के पास खुली आर्गन पाइप के माध्यम से आएगा कि बंद आर्गन पाइप किसके अकॉर्डिंग में रहता है और खुली आर्गन पाइप भी किसके बेस पे होता है। तो इसके अकॉर्डिंग में भी आपके पास ये आएगा भाई कि बंद आर्गन पाइप क्या होता है और खुली आर्गन पाइप क्या होता है। तो एक को हम लोग बंद आर्गन पाइप के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग खुली आर्गन पाइप के माध्यम से जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो एक को हम लोग बंद आर्गन पाइप के माध्यम से देखेंगे, एक को हम लोग खुली आर्गन पाइप के माध्यम से देखेंगे। तो दोनों क्वेश्चनों के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि एक आवृत्ति के माध्यम से क्या होता है, एक आवर्तकाल के माध्यम से क्या होता है, एक कला के माध्यम से क्या होता है, एक आयाम के बेस पे क्या होता है, एक बंद आर्गन और एक खुली आर्गन पाइप के माध्यम से क्या होता है। तो प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि प्रगामी तरंग के माध्यम से आपके पास क्या कंटेंट आएंगे और अप्रगामी तरंग के माध्यम से क्या कंटेंट आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चनों के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि
प्रगामी तरंग के एक रीडिंग में क्या रहेगा और अप्रगामी तरंग के माध्यम से क्या रहेगा, और आवृत्ति के बेसिस पे देख सकते हैं, आवर्तकाल के बेस पे देख सकते हैं, कला के बेस पे देख सकते हैं, आयाम के बेस पे देख सकते हैं, बंद आर्गन और खुली आर्गन पाइप के एक रीडिंग में भी देख सकते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के बेसिस पे है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग के पास जो मेन कंटेंट को जानना है वो है आप लोग यांत्रिक तरंगों के बेस पे जानना है। ठीक है। यांत्रिक तरंगों प्रकार के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, देखिए जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में, जब किसी माध्यम में, ये देखिए जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, संचरित होती है, तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है, कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट होता है आपके पास अनुप्रस्थ तरंगे होता है, और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंग संचरण की बेसिस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में इनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से और अनुदैर्ध्य तरंगे के माध्यम से। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों कंपन के बेसिस पे आपके पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेस पे भी आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति दोनों ओर क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है भाई। ठीक है। तो ये कंपन के बेसिस पे भी आपके पास ये हो जाएगा, ये कंपन के एक रोडिंग में आपके पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और ये कंटेंट किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है, संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया गया है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। यांत्रिक तरंगों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है भाई, तो दो भागों में विभक्त किया जाता है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे के माध्यम से देखते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से भी जान सकते हो और अनुदैर्ध्य तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं। तो आप लोग दोनों कंटेनों के आधार पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कणों में उनके माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन होने लगता है तथा तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर होने लगता है। क्लियर। तो यहाँ पर इसी कंटेंट के बेस पे था, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम। तो हम लोग जब भी ग्राफिकल निरूपण करते हैं, हम लोग ग्राफीय निरूपण करते हैं, ग्राफीय निरूपण पहला एक प्रगामी तरंग धारा अप्रगामी तरंग के माध्यम से करते हैं और एक प्रगामी तरंग के माध्यम से करते हैं। ग्राफीय निरूपण करते हैं हम लोग इस कंटेंट के अनुसार, एक अप्रगामी तरंग के माध्यम से करते हैं, एक प्रगामी तरंग के माध्यम से करते हैं। हम लोग एक को अप्रगामी तरंग के माध्यम से करते हैं और एक को हम लोग प्रगामी तरंग के माध्यम से करते हैं। तो प्रगामी तरंग के बेसिस पे जान सकते हो और अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हो। क्लियर। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से हो सकता है और एक को हम लोग अप्रगामी तरंग के माध्यम से भी जान सकते हैं कि प्रगामी तरंग के बेसिस पे क्या होता है और अप्रगामी तरंग के माध्यम से क्या होता है। तो दोनों कंटेनों के आधार पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के आधार पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रगामी तरंग क्या होती है, अप्रगामी तरंग क्या होती है, इनका ग्राफीय निरूपण हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसका ग्राफिकल किस तरीके से आता है, स्ट्रिंग के बेस पे क्या रहता है, कर्ता के माध्यम से क्या रहता है, न्यूनतम तीव्रता किसके माध्यम में रहता है, अधिकतम तीव्रता किसके बेस पे रहता है। तो प्रगामी तरंग धारा के अंतर्गत भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। जैसे कि हम लोग प्रगामी तरंग धारा के बेस पे हम लोग देख रहे थे तो इसी क्वेश्चन के बेस पे था, ठीक है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आप लोग जब भी देखेंगे तो इसमें आता है कि जब किसी के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है तो वह अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। किसके अनुरूप होती है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है, तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। गतिशील तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है भाई, अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है। तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग किसके बेस पे आएगा और किसके एक रीडिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। गतिशील तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को
अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। गतिशील तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। गतिशील तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अनुप्रस्थ तरंग किसके एक रोडिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके एक रोडिंग में आएगा और किसके और बेसिस पे भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से आपके पास अलग अलग कंटेंट आते हैं। ये कंटेंट किसके अनुरूप रहते हैं, ये किसके बेसिस पे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो। किसके माध्यम से जान सकते हो भाई? अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से जान सकते हो कि अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस एक रोडिंग के फलस्वरूप भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग किसके बेस पे रहते हैं और ये किसके एक रोडिंग में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि अनुप्रस्थ तरंग किसके एक रोडिंग में भी होता है। तो यहाँ से इसको मैं ग्राफिकल निरूपण करके मैं इस चीज़ को बताऊंगा भाई कि ग्राफिकल के बेस पे क्या होगा, क्योंकि दो क्रमागत श्रृंखों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है तो इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से देख सकते हैं जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा जब किसी माध्यम में कंपन करने की दिशा के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ले आते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ना, ये किसके बेसिस पे हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे हो जाएगा। अनुप्रस्थ ये अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हो जाएगा भाई। ये किसके माध्यम से हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से आपके पास क्या कंटेंट आएंगे?
और ये कंटेंट किसके स्वरूप रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जब 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 किसी माध्यम में, ठीक है, कंपन, जब किसी माध्यम के बेस पे हम लोग करते हैं, जब कोई माध्यम में कण, जब किसी माध्यम में कण संचरित होती है और वह कंपन न करने को, मतलब उससे क्या होती है, उस कंटेंट के एरोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इसी कंटेंट के बेसिस पे हम लोग ये दोनों किसके एरोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को देख रहे थे कि ये दोनों किसके एरोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी कंटेंट के एरोडिंग में देख रहे थे कि ये अनुप्रस्थ तरंगे के बेसिस पे क्या होते हैं। यहाँ पर अनुप्रस्थ, जब किसी माध्यम के कणों का कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम में कणों में कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम में कणों में कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम में, क्लियर, जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा, कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है। तरंग संचरण के माध्यम, तरंग संचरण के लंबवत होती है। तरंग संचरण के लंबवत होती है। जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है तो ऐसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को, तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं भाई? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ये आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से आ जाएगा। ये किसके माध्यम से आ जाएगा भाई? आप लोग पास अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से आ जाएगा कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुरूप में भी ये आपके पास आ जाएगा भाई कि जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं भाई? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ये आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे रहेगा। ये किसके बेसिस पे रहेगा? तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत रहेगा। तो जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जब भी आप लोग अभिलाक्षणिक वक्र भी खींचते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र जब आप लोग खींचते हैं, ये श्रृंग से गर्त के माध्यम से आता है, फिर श्रृंग से गर्त के माध्यम से जाता है, फिर श्रृंग से गर्त के माध्यम से जाता है। क्लियर? और इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये इसके बेसिस पे रहेगा और ये इस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आराम से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे किसके एक रोडिंग में रहते हैं और किसके बेसिस पे रहते हैं। तो यहाँ पर जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कौन से तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब ये आपके पास श्रृंग के माध्यम से होता है, ये गर्त के माध्यम से होता है, ये भी फिर से श्रृंग के माध्यम से होता है, ये आप लोगों के गर्त के माध्यम से होता है। श्रृंग गर्त के हिसाब से आपके पास जो कंटेंट आते हैं, एक श्रृंग के बेसिस होता है तो एक गर्त तो एक श्रृंग, श्रृंग तो एक गर्त होता है, एक गर्त होता है तो एक श्रृंग के माध्यम से होता है। तो श्रृंग और गर्त के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर
कर सकते हैं कि हमारे पास किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है कि जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो एक आप लोग पास अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से आ जाएगा जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा आपके पास अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी होगी। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कणों की कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है तो ऐसे कणों में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस में भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंतराल में जब भी देखेंगे तो हम लोग देख रहे थे इस क्वेश्चन के अंतराल में क्लियर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के बेस पे आपके पास ये कंटेंट था, एग्जांपल के बेस पे देख रहे थे कि वाद्य यंत्रों का स्वर किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए, यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल उसी के बेस पे है, संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों का सुर मिलाने के लिए अर्थात उनकी आवृत्तियों को समान करने के लिए 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, 20-15 की घटना का उपयोग करते हैं। इसके लिए दो वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया जाता है तो यदि उनकी आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो तो 20-15 की सुनाई देता है। अब एक वाद्य यंत्र की आवृत्ति को धीरे धीरे परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर दूसरे वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। तो जब दोनों वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाने से 20-15 सुनाई देना बंद हो जाए तो वाद्य यंत्र क्या हो जाते हैं, समस्वरित्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समस्वरित्र हो जाते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसकी अप्रगामी तरंगों की विशेषता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अप्रगामी तरंग और प्रगामी तरंग दोनों कंटेंट के आधार पे भी ये स्थिर रहते हैं भाई। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो अप्रगामी तरंगों की विशेषता के बेस पे जान सकते हैं कि किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं होती है। आपके पास निम्न विशेषताएं होगी। अब ये विशेषताएं किसके बेस पे रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये किसके अनुरूप रहेगा और किसके माध्यम में रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं किसके बेस पे रहता है। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं होती हैं। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं एवं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं होती है। किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं एवं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है भाई। ये तरंगे माध्यम में क्या होती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्नलिखित विशेषताएं के माध्यम से होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे
नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। तो ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं एवं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट में आपके पास ये क्या होता है भाई कि ये तरंग माध्यम में होती है, तरंग माध्यम के बेसिस होती है। ये तरंग माध्यम में होती है, ये तरंग माध्यम होती है। ये तरंगे माध्यम में, ये तरंगे माध्यम में, ये तरंगे माध्यम में, ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, आगे नहीं बढ़ती है, आगे नहीं बढ़ती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये तरंगे क्या होती है, आगे नहीं बढ़ती है। क्लियर। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंगे निम्नलिखित विशेषताएं एवं गुण होती है। तो ये तरंगे के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये आप लोगों के किसके एक रूटिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। तो ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। तो ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। अप्रगामी तरंगे या क्या कहते हैं, स्थावर तरंगे कहते हैं। क्लियर। तो ये आप लोगों के पास ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं क्या होती है, सिकुड़ती रहती है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं एवं गुण होती हैं। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। अप्रगामी तरंगे या क्या कहते हैं, स्थावर तरंगे कहते हैं। तो ये अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे के अंतर्गत आएगा कि ये दोनों किसके एक रूटिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं गुण होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर फैलती एवं सिकुड़ती रहती है। इस गुण के कारण इन तरंगों को अप्रगामी तरंगे या स्थावर तरंगे कहते हैं। तो किसी बद्ध माध्यम में निर्मित अप्रगामी तरंग में निम्न विशेषताएं होती है। ये तरंगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने स्थान पर फैलती है एवं क्या होती रहती है, सिकुड़ती रहती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन की एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये प्रगामी तरंग के बेसिस पे रहेगा कि अप्रगामी के बेस पे रहेगा। क्लियर कि यहाँ पर दोनों का जो ग्राफीय निरूपण के बेस पे देख रहे थे हम लोग, ग्राफीय निरूपण के बेस पे हम लोग देख रहे थे ग्राफीय निरूपण में, तो एक आपका प्रगामी के बेस पे होता है, प्रगामी तरंग के बेस पे होता है, और एक आपका अप्रगामी तरंग के माध्यम से होता है, एक आपका अप्रगामी तरंग के माध्यम से होता है। तो प्रगामी तरंग के लिए देख सकते हैं और एक को हम लोग अप्रगामी
तरंग के लिए देख सकते हैं। तो एक प्रगामी के बेसिस हो जाएगा, एक आप लोगों का अप्रगामी के बेसिस हो जाएगा। तो इसका आगे का वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।